वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 401 की न्यू सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 का मॉड्यूल नंबर 13 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू IFRS 15 एंड रेवेन्यू बेसिक्स। अब IFRS 15 और जो रेवेन्यू के बेसिक्स हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। IFRS 15 जो कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर के बारे में है, ये इस्टेब्लिश करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रिकग्नाइज करने के लिए रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और रेवेन्यू को डिफाइन किया जाता है एज एन इनकम जो कि आ रही है कोर्स ऑफ एन एंटिटीज़ के जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सेल्स होना गुड्स की, प्रोविज़न होना सर्विसेज की, या फिर यूज़ होना एंटिटी के रिसोर्सेज का दूसरे यील्डिंग इंटरेस्ट की तरफ से, या फिर लॉयल्टीज़ या डिविडेंड वगैरह। और जो स्टैंडर्ड एम होता है वो होता है इम्प्रूव करना कंपेरेबिलिटी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में और जुरिस्डिक्शन में। और एक 5 स्टेप मॉडल होता है रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए, और ये मॉडल इंश्योर करता है कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ किया जाए उस तरीके से कि वो रिफ्लेक्ट करे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो कस्टमर को उस अमाउंट के ऊपर जो कि रिप्रेजेंट करे कंसिडरेशन एक्सपेक्टेड। और एग्जांपल लें तो जैसे कि रिटेल स्टोर सेल कर रहा है मर्चेंडाइज, रिकग्नाइज करता है रेवेन्यू जब कंट्रोल ऑफ गुड्स जो पास किया जाता है कस्टमर्स को। सो IFRS 15 अप्लाई किया जाता है तमाम कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर्स के साथ, सिवाय वो जो कि कवर किए जाते हैं दूसरे स्टैंडर्ड्स के ज़रिए, जैसे कि लीजेस या इंश्योरेंस वगैरह। सो 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल रेवेन्यू रिकग्निशन की हम बात करते हैं। स्टेप पहला जो है, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम देखेंगे। सो जो पहला स्टेप होता है रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल में होता है आइडेंटिफाई करना कॉन्ट्रैक्ट जो है कस्टमर के साथ, और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जो कि क्रिएट करता है इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन। और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि क्वालिफाई हो IFRS 15 के अंदर, इसको लाजमी तौर पर पूरा करना चाहिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अप्रूवल हो दोनों पार्टीज़ का, क्लियर आइडेंटिफिकेशन और राइट्स और पेमेंट की, पेमेंट टर्म्स की, कमर्शियल सब्सटेंस, प्रोबेबल कलेक्शन जो है कंसिडरेशन की। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ किया नहीं जा सकता जब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट ना हो जाए और कंसिडरेशन जो है नॉन रिफंडेबल हो। और जैसे कि अगर एक कार डीलर जो है वो डिलीवर करता है व्हीकल और रिसीव करता है नॉन रिफंडेबल पेमेंट अनक्लियर राइट्स के बावजूद, कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ किया जाएगा पेमेंट के ऊपर। और इसके मुकाबले में अगर एक लैपटॉप सेल एग्रीमेंट जो है वो अलाउ करता है कैंसिलेशन पेनल्टी के बगैर, सो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और रेवेन्यू जो है वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा सकता। अब दूसरा है कि आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोमिस होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्तलिफ गुड्स या सर्विसेज एक कस्टमर को। गुड्स या सर्विसेज जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं अगर कस्टमर जो है वो बेनिफिट कर सके खुद से उसके ऊपर, और ये कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो कॉन्ट्रैक्ट में। और एग्जांपल में शामिल है सेल करना एक कार, प्रोवाइड करना मेंटेनेंस सर्विस, या फिर ऑफ़र करना टैक्स एडवाइस। कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल होती हैं मल्टीपल POs, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, सेल्स बंडल्ड विद आफ्टर सेल सर्विस हो गया, मंथली डिटर्जेंट सप्लाई और डिस्काउंट वाउचर हो गया। हर PO जो है वो अकाउंटेड है सेपरेटली अगर डिस्टिंक्ट है। तीसरा है डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होती है जो कि एक एंटिटी एक्सपेक्ट करती है रिसीव करे जब ट्रांसफ़र करे गुड्स या सर्विस, और उसमें से फिर थर्ड पार्टी टैक्स को निकाल दिया जाता है। सो डिटरमाइन करना ट्रांजैक्शन प्राइस जो है उसमें ये होता है वैल्यूड करना फिक्स कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी, और नॉन कैश कंसिडरेशन और कोई भी कंसिडरेशन जो कि पेबल होती है कस्टमर को। स्टेप 4 ये है कि जब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन होती है लाजमी तौर पे एलोकेट की जाएगी टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो कि बेस करता है रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे। और ये स्टेप इंश्योर करता है कि फेयर ट्रांजैक्शन जो होती है रेवेन्यू की हर कंपोनेंट के लिए एक बंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट की। पांचवा है फिर रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाता है
जब और जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, और ये होता है जब कंट्रोल जो है गुड्स का या सर्विस का ट्रांसफ़र किया जाता है कस्टमर को। कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक पॉइंट के ऊपर वक्त में, जैसे कि डिलीवरी होना हैंडसेट की, या ओवर टाइम, जैसे कि मंथली टेलीकॉम सर्विस हो गया। और एग्जांपल जैसे कि एक टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू जो है हैंडसेट के लिए उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा डिलीवरी के ऊपर, जबकि सर्विस को रिकग्नाइज़ किया जाएगा मंथली सर्विस रेवेन्यू को, एक्चुअली मंथली, क्योंकि सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और ये अप्रोच इंश्योर करती है कि रेवेन्यू जो है वो दिखाता है पैटर्न जो है ट्रांसफ़र का और कस्टमर बेनिफिट। एक्यूरेट जो टाइमिंग होती है रेवेन्यू रिकग्निशन की, वो डिस्टॉर्शन को रोकती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, सपोर्ट करती है कंप्लायंस IFRS 15 प्रिंसिपल्स के साथ। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अप्लाई करना IFRS 15 में ये होता है कि रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली तौर पे, एक्यूरेसी के साथ बुक्स के अंदर, और रिफ्लेक्ट करते हुए इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और अगर एग्जांपल है तो जैसे कि एक टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर इनिशियल रिकग्निशन जो है जुलाई 1 को उसमें ये होगा कि डेबिट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है 286 के लिए, और क्रेडिट किया जाएगा सेल्स जो है सेल्स ऑफ हैंडसेट 286 के लिए। और मंथली एंट्रीज़ जो होती हैं जुलाई से दिसंबर तक, उसमें इंक्लूड होता है डेबिट करना ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिट करना सेल ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और ये एंटिटीज़ जो है वो इंश्योर करती हैं कि रेवेन्यू और एसेट्स को रिकग्नाइज़ किया जाए प्रोग्रेसिवली, क्योंकि ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफ़िल होती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होते हैं 6 मंथ पीरियड के लिए, शो करते हैं टोटल जो है वो रेवेन्यू। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और अमोर्टाइजेशन के बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है। और ये एग्जांपल्स जो है वो दिखाती हैं कि कैसे IFRS 15 प्रिंसिपल जो वो ट्रांसलेट होता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में और रिपोर्टिंग में, और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और कंप्लाइंस। अंडरस्टैंड करना इन इम्पैक्ट्स को हेल्प करता है अकाउंटेंट्स को और फाइनेंशियल एनालिस्ट को कि असेस करें वो परफॉर्मेंस और मैनेज करें रेवेन्यू रिलेटेड रिस्क जो है इफेक्टिवली। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो बस में कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।